हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किन किन फैक्टर्स पर रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की रेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर जो मैं कंसीडर कर रहा हूं दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट कांस्टेंट में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की बात की थी जो 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो उसके रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के मल्टीपल प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। मान लिया रिएक्टेंट अपने पास ए है तो एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एन, या यूं लिखें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। बताया था आपको कि जो एक्टिव मास है वो कंसंट्रेशन होती है इन मोलरिटी विच इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन दैट इज एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पावर एन। What is N? N is order of reaction. अब ये रिएक्शन की रेट को किस तरह से अफेक्ट करता है? जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली रेट जो है रिएक्शन की वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। या यूं कहें कि रिएक्शन का अगर ऑर्डर चेंज होगा तो ऑर्डर बढ़ने से भी रिएक्शन की रेट क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। बिकॉज अगर मैं कंसंट्रेशन को यहाँ पर फिक्स कर दूं और सिर्फ ऑर्डर को चेंज करूंगा तो भी रिएक्शन की रेट जो है वो अफेक्टेड होगी। इसमें दोनों फैक्टर है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एक्टिव मास है तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, या ऑर्डर बढ़ेगा तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी, और अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन की रेट भी कम होगी। क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन होने का मतलब है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू इफेक्टिवली कोलाइड विद ईच अदर। ज्यादा कंसंट्रेशन का मतलब है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे से इफेक्टिवली कोलिजन करने का जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो रिएक्शन की रेट है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। दूसरा जो फैक्टर है साथ में ऑर्डर रिएक्शन भी रेट को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो उसके रिएक्टेंट्स के बीच में होने वाली इफेक्टिव कोलिजन्स पर डिपेंड करती है। दैट इज इफेक्टिव कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन पर सेकेंड। कितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको कहा जाता है उस पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है इफेक्टिव कोलिजन्स की, रिएक्शन की रेट उतनी ज़्यादा रहेगी। अब हम ये देखते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो कम रहती हैं। लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इफेक्टिव कोलिजन्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब सॉलिड रिएक्टेंट के कंपेरिजन में लिक्विड रिएक्टेंट्स की जो रिएक्शन है उनकी रेट फास्ट हो। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो गैसेज हैं, गैसेज की जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड्स के बीच में जो रिएक्शंस होंगी वो स्लो होंगी, लिक्विड के बीच में जो रिएक्शंस होंगी
वो इनसे फास्ट होंगी, इनको अपन क्या कह सकते हैं, वेरी स्लो कह सकते हैं, वेरी स्लो, और इनको क्या कह सकते हैं, स्लो रिएक्शंस कह सकते हैं। जबकि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शंस होंगी वो बहुत ज्यादा फास्ट या फास्ट रिएक्शंस होंगी। क्यों? क्योंकि सबसे कम काइनेटिक एनर्जी इनकी होती है, तो इनके आपस में कोलिजन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम रहेगी। इससे ज्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इनमें कोलिजन की पॉसिबिलिटी और ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, गैसेज की होती है। तो इनके अंदर कोलिजन की जो पॉसिबिलिटी है इफेक्टिव कोलिजन्स की, वो और ज्यादा रहेगी। अब अगर किसी सॉलिड लिक्विड के बीच में हम रिएक्शन करवाएं तो इसका मतलब वो रिएक्शन मॉडरेटली स्लो होगी। मॉडरेटली स्लो का मतलब बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होगी। इसी तरह से गैस और लिक्विड के बीच में रिएक्शन करवा दें हम, तो वो फास्ट जो है उससे थोड़ी स्लो और स्लो से थोड़ी फास्ट रहेगी। मीन्स जो कोलिजन्स हैं वो कितना इफेक्टिवली एक दूसरे से हो पा रही, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी रिएक्शन की रेट। इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा रहेंगी तो रेट ज्यादा रहेगी, इफेक्टिव कोलिजन्स कम रहेंगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में तो रेट कम रहेगी। एक नेचर ऑफ रिएक्टेंट में फैक्टर और काम करता है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इफ bond dissociation enthalpy of reactants is higher than bond formation enthalpy of products, then rate of reaction will be slow. रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, स्लो रहेगी, क्योंकि डिसोसिएशन में एनर्जी ज्यादा चाहिए, फॉर्मेशन में एनर्जी कम रिलीज हो रही है। और वाइस वर्सा, इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज लो and bond formation enthalpy of products is high, then rate of reaction will be fast. रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, फास्ट रहेगी। इस तरह से नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करती है रिएक्शन की रेट। इसी में एक फैक्टर और कंसीडर करके चल रहा हूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया अगर रिएक्टेंट का बढ़ता है तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी। मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, एक कोल पीस लिया जाए और एक तरफ हम कोल का पाउडर ले रहे हैं, तो अगर कोल का पीस है और पाउडर है तो उनको बर्निंग की अगर हम रेट देखेंगे तो जो पाउडर है, पाउडर फॉर्म में कोल की जो बर्निंग की रेट है वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू इट्स पीस। अब जो जहाँ पर कोयले को बर्न किया जाता है, कंप्रेशन रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पर कोयले को क्रैश करके और फिर जलाया जाता है। उसका रीजन यही है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ने से उसकी रिएक्शन की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैटालिस्ट। What is catalyst? Catalyst is the species which can affect the rate of reaction. Catalyst वो species होती है जो रिएक्शन की रेट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। इट में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट, और अगर कोई कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को कम कर देता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट और दूसरा है नेगेटिव कैटालिस्ट। एक चीज और होती है, कैटालिस्ट इटसेल्फ कैन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में खुद वो इन्वॉल्व हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन बाई मास एंड बाई कॉम्पोजिशन और वी कैन से बाई कंसंट्रेशन कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज। रिएक्शन में अगर वो इन्वॉल्व हो भी जाता है तो लास्ट में क्या होगा कि उसका मास, उसका कॉम्पोजिशन, उसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट नहीं होगी, वो एज इट इज रीगेन हो जाएगा रिएक्शन में। मान लीजिए कोई सॉलिड कैटालिस्ट है, तो सॉलिड कैटालिस्ट क्या करता है, सॉलिड कैटालिस्ट जो गैसेज है या जो लिक्विड है वो सॉलिड के सरफेस पर डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज होने से क्या होगा, लिक्विड या जो गैसेज है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो डेफिनेटली रिएक्शन की रेट जो है वो इंक्रीज होगी।
कुछ केसेज में जो रिएक्शन की रेट है वो डिक्रीज भी होती है, बिकॉज जो कैटालिस्ट है उसका जो मेन फंक्शन है, इट अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको कि जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शन की मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है। मैकेनिज्म अफेक्ट होने से ही रिएक्शन की रेट कम या ज़्यादा हो सकती है। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कुछ केसेज के अंदर रिएक्शन की रेट डिक्रीज होती है, उन केसेज के अंदर कैटालिस्ट को क्या कहा जाता है, नेगेटिव कैटालिस्ट, और कुछ में रिएक्शन, मोस्टली केसेज के अंदर रिएक्शन की रेट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होती है, इंक्रीज। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नेगेटिव कैटालिस्ट डिक्रीज करेगा। इसका एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड KClO3 की डिकम्पोजिशन में MnO2 किसका काम करता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करता है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन में H3PO4 जो है वो क्या करता है, नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है। यहाँ पर ये नेगेटिव कैटालिस्ट है और यहाँ पर ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कम कर देगा। इसको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैटालिस्ट किसको अफेक्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को अफेक्ट करता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर मैंने लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। जनरली केमिकल रिएक्शंस में इस तरह से एनर्जी बैरियर होता है, ये आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये एक एनर्जी बैरियर है। इस एनर्जी बैरियर का सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एनर्जी बैरियर नहीं होगा तो बहुत सारे प्रोसेसेस नेचर के अंदर अपने आप ही प्रोसीड होने लग जाएंगे। लाइक जो कोल है, कोयला है, अगर वो ढेर में पड़ा है तो अगर ये एनर्जी बैरियर नहीं हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में तो उसमें अपने आप ही आग लग जाएगी, अपने आप ही बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली फ्यूल और दूसरे लिक्विड फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी बैरियर है वो एनर्जी बैरियर ही उनको रोक करके रखता है कि अपने आप जो है गाड़ी के ऑयल टैंक में या पेट्रोल पंप का जो टैंक होता है उसके अंदर अपने आप जो है आग नहीं लग पाती। कई बार आप लोगों ने सुना है कि जंगलों के अंदर जो है वो आग लगना स्टार्ट हो जाती है, अपने आप ही आग लग जाती है। उसका रीजन है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये जो एनर्जी बैरियर है वो खत्म हो जाता है। जो उनका फ्यूल के लिए आप जानते हो क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो वो इग्निशन टेम्परेचर वो एनर्जी बैरियर ही है किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। मान लिया कोई केमिकल रिएक्शन है, उसका ये पाथ है, ये इस पाथ को, इस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में, और ये जो एनर्जी बैरियर है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ए से लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्शन का वो पाथ है जो विदाउट कैटालिस्ट प्रोसीड हो रही है। मींस रिएक्शन में अगर कोई कैटालिस्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं तो रिएक्शन इस पाथवे को फॉलो कर रही है और जो भी रिएक्टेंट है वो इसी पाथवे से पास होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट्स की एवरेज काइनेटिक, ये एवरेज एनर्जी होती है। जो सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल होगी, बट जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो सभी इस एवरेज एनर्जी से यहां तक इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। बॉटम से यहां तक एक एनर्जी बैरियर है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास नॉर्मल जब विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज एनर्जी से ही इतनी एनर्जी गेन हो जाएगी कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पीक पर पहुंच जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलिजन्स करेंगे लेकिन वो मान लिया यहीं तक पहुंच पाए तो वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ आ जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। अब अगर मान लिया हमने यहाँ पर कैटालिस्ट इन्वॉल्व कर दिया और जो कैटालिस्ट है उसको कौन सा कैटालिस्ट इन्वॉल्व किया मैंने इसमें, पॉजिटिव कैटालिस्ट। अब पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को अफेक्ट करेगा और मैकेनिज्म इस तरह से सेट कर देगा वो कि ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी बैरियर है वो बस इतना ही रह गया। अब देखिए आप
नॉर्मल विदाउट कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट्स थे वो एक दूसरे से कॉलिजन कर रहे थे, तब यहाँ तक की एनर्जी गेन कर पा रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब अगर ये एक दूसरे से कॉलिजन्स करेंगे और उनको एनर्जी गेन होगी, तो आप देखिए यहाँ तक जो मॉलिक्यूल पहुंच रहा था वो पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब रिएक्शन की मैकेनिज्म इस तरह की होगी कि वो इजीली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी गैप को कम कर देता है, रिएक्शन की मैकेनिज्म इस तरह से सेट करता है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पाथवे है। अगर मान लिया रिएक्शन में कोई नेगेटिव कैटलिस्ट प्रेजेंट है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, वो भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है और ये जो एनर्जी बैरियर है इसको इंक्रीज कर देता है। ये नेगेटिव कैटलिस्ट। अब मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी नॉर्मल कंडीशंस को गेन नहीं कर पाते, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, वो रिएक्शन की रेट को कम कर देता है। यहाँ पर अगर विदाउट कैटलिस्ट EA है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी को EA1 मान लो और इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट EA2 मान लो, तो क्या रिलेशन होगा इनमें, EA1 इज लेस देन EA। ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये है नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इस तरह से कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है। एक इसमें जो नई चीज निकल के आती है वो ये आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। रेट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जनरली हम एक्टिवेशन नाम सुन करके मान लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ से आपको क्लियरली समझ लेना है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम रहती है तो रिएक्शन की रेट ज्यादा रहेगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है तो रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट जनरली जो गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं उनके ऊपर कंसीडर किया जाता है, मींस जो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शंस होती हैं उनके ऊपर प्रेशर के इफेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। एज यू नो, जब गैसेज का प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी, और वाइस वर्सा। अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, या यूं कहें एक्टिव मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रिएक्शन की रेट भी कम हो जाएगी। तो प्रेशर का इफेक्ट इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज को मैं आप एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन है वो क्या, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मींस अच्छा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम को रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिससे क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वी कैन से एक्टिव मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वाइस वर्सा। ये तो है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब, और अगर प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, एक्टिव मास डिक्रीज हो जाएगा, जिससे रिएक्शन की रेट अफेक्टेड होगी। अब इसको अप्लाई इस तरह से किया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी, कब रिएक्शन की रेट डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, वी हैव एनी रिएक्शन H2 plus Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2HCl। रिएक्टेंट गैसियस है, ये रिएक्टेंट भी गैसियस है, और प्रोडक्ट भी किसमें बना, गैस में। 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा Ng। What is delta Ng?
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन का अगर डेल्टा Ng में निकालूंगा तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2 और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी कितने हैं 2, देयरफॉर डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन इज 0। मेनली जो प्रेशर का इफेक्ट है वो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम से ही डिस्क्राइब किया जाता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। 11वीं क्लास में जो इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, वहां पर ली चैटलियर प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। तो उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो प्रेशर का इफेक्ट है वो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के बेसिस पर ही डिस्क्राइब किया जाता है। इस तरह से जब डेल्टा Ng 0 होता है किसी रिएक्शन के लिए, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रिएक्शन का पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ डेल्टा Ng पॉजिटिव, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल PCl5 PCl3 प्लस Cl2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट R2 और रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं 1। इस केस में डेल्टा Ng कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब अगर बिकॉज जो गैसियस रिएक्शंस हैं क्लोज्ड कंटेनर के अंदर होती हैं और क्लोज्ड कंटेनर में क्या होगा, हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर हायर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यूं कहें कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है इस साइड में वो ज्यादा है और इस साइड में कम है, तो प्रेशर बढ़ाने से हमेशा रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम रहेंगे अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मींस इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाने से जो बैकवर्ड डायरेक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट है वो कम रहेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसी शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो यहां पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, मैं बात कर रहा हूं किसकी, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल डिक्रीज। फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा मैं केस लेकर के चल रहा हूं। तीसरा केस है हमारे पास व्हेन डेल्टा Ng इज नेगेटिव। जब डेल्टा Ng कैसा है, नेगेटिव है, उस केस में प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, डेल्टा Ng नेगेटिव। डेल्टा Ng नेगेटिव जैसे N2+3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3 है, बस प्रोसेस की रिएक्शन है, कैटालिटिक कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट R2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट R4। तो जो डेल्टा Ng आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम इस रिएक्शन पर प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो मैंने अभी बताया था आपको कि हमेशा प्रेशर का इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, हायर नंबर ऑफ मोल्स टू लोअर नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड शिफ्टिंग मीन्स rate of forward direction will increase by increasing pressure। इस तरह से प्रेशर का इफेक्ट देखा जाता है। जिनका डेल्टा Ng 0 होता है उन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। जिन रिएक्शंस का डेल्टा Ng पॉजिटिव रहता है उन रिएक्शंस में प्रेशर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट कम हो जाएगी, यानी रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। और जिन रिएक्शंस में डेल्टा Ng नेगेटिव होता है उन रिएक्शंस की रेट, फॉरवर्ड रेट जो है वो हाई रहेगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स के अंदर जो 3 फैक्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है। वन इज
इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट एंड थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पर भी हम पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आरएमएस कंसेप्ट, जो अभी तो इस लेक्चर में बात नहीं करूँगा उसकी, बट नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे। ये ऑब्जर्व किया गया केमिकल रिएक्शंस में कि जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो उस रिएक्शन की जो रेट है वो 2 to 3 टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव कोलिजन्स या नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स की इंक्रीज होने से जो रिएक्शन की रेट है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में टेम्परेचर बढ़ाने से जो कोलिजन्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है इंक्रीज, लेकिन अब कोलिजन्स इंक्रीज हो जाती है। मान लिया 2 रिएक्टेंट है, इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं और वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं मान रहे हैं। 2 रिएक्टेंट इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो कोलिजन भी इफेक्टिव नहीं मानी जा रही, ठीक है। 2 रिएक्टेंट इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इसको भी इफेक्टिव नहीं मान रहे, लेकिन 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से एक दूसरे से जब कोलाइड कर रहे हैं तो उसको हम क्या मान रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन मान रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन्स तो इंक्रीज होती ही होती है, बट उनके अंदर फ्रैक्शंस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कितनी है या इफेक्टिव कोलिजन कितनी इंक्रीज हो रही है, इस चीज़ पर क्या करेगी, रेट डिपेंड करेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सभी रिएक्शंस के लिए ऑब्जर्व किया गया है कि जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की रेट 2 to 3 टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की भी बात करेंगे। बड़ा डाउट रहता है कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा। तो वी हैव एनी रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन की रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन T डिग्री सेल्सियस पर हम किस तरह से देंगे, KT, ये रिएक्टेंट है, इसका पावर n, कंसंट्रेशन की पावर n ले ली। अब मैंने क्या किया, बाई इंक्रीजिंग, सेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन पर मैंने क्या किया, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो जो रेट हो जाएगी वो RT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। कंसंट्रेशन को मैंने चेंज नहीं किया, ना ही मैं रिएक्शन के ऑर्डर को चेंज किया। सेम रिएक्शन पर मैंने सिर्फ क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, कंसंट्रेशन वही है, जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो वही है, लेकिन रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी। रेट इंक्रीज क्यों हुई, चेंज किस में हुआ, फिर रेट कांस्टेंट में चेंज हुआ। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑलवेज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। ये अच्छे से आपको समझ लेना है कि जब हम रिएक्शन में कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अगर रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो रही है, इट इज ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट। देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन इंक्रीजिंग temperature of any reaction around 10 degree Celsius, its rate constant will increase 2 to 3 times। अब मैं अगर इन दोनों को का रेशियो निकालूं, दिस रिएक्शन डिवाइडेड बाय दिस, तो आपके पास क्या आएगा, RT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन RT इज इक्वल टू KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस divided by KT. This is equal to 2 to 3 times of the initial rate। जो इनिशियली रेट होगी उसका 2 to 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वी कैन से KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस upon KT is 2 to 3 times। ये कांस्टेंट है, नॉन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। अब मैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात कर रहा हूं। अगर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का केस है, तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती जितनी एंडोथर्मिक के केस में होती है, बिकॉज
नंबर ऑफ इफेक्टिव, क्योंकि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर ही रहे हैं। जाता मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। मान लिया किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट Tc, इसको मान लिया मैंने वो 2 है रेट कांस्टेंट, और मैंने रिएक्शन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया। रिएक्शन का टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, 40 टू 70 डिग्री, और जो रेट जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, और रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज किया 40 टू 70, तो यानी 40 से मैंने कितना किया 50 किया 10 डिग्री सेल्सियस, फिर मैंने 50 से कितना कर दिया 60 कर दिया, और 60 से मैंने कितना कर दिया 70 डिग्री सेल्सियस। कितनी बार मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, 40 टू 50 1 टाइम, फिर 50 टू 60 2 टाइम्स, और 60 टू 70 मैंने कितना कर दिया 3 टाइम्स इंक्रीज किया। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। मीन्स अगर मैं 40 टू 70 रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन की जो रेट है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, जो उसकी इनिशियल रेट थी, ओरिजिनल रेट थी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिमेनिंग है इसका इफेक्ट टेम्परेचर का आरएनएस कंसेप्ट, उसकी आरएनएस इक्वेशन के बाद हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम में आता है पीएच, कि मान लिया कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में प्रोसीड होती है, लेकिन पीएच जो है वो कितना रखा हुआ है, रिएक्शन प्रोसीड होते टाइम मोर देन 7 रखा हुआ है, तो रिएक्शन प्रोसीड इजीली नहीं होगी। इसी तरह से मान लिया कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम में प्रोसीड होती है और हमने पीएच कितना रखा हुआ है, लेस देन 7 रखा हुआ है, तो भी रिएक्शन की रेट जो है वो कम हो जाएगी। मीन्स रिएक्शंस जो है वो पर्टिकुलर मीडियम के अंदर ही प्रोसीड होंगी, तो जो मीडियम ऑफ द रिएक्शन है वो भी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेगा। इसके बाद है नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम में मान लिया कोई रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट के अंदर प्रोसीड होती है तो उसकी पोलर सॉल्वेंट में रेट हाई रहेगी, नॉन पोलर में उसकी रेट कम रहेगी। इसी तरह से कोई रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में प्रोसीड होती है तो उसकी जो रेट है रिएक्शन की वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा रहेगी बजाय किसके, पोलर सॉल्वेंट के। तो इस तरह से जो मीडियम है पीएच या यूं कहे एसिडिक और बेसिक मीडियम, वो भी अफेक्ट करता है रिएक्शन की रेट को, और जो नेचर ऑफ मीडियम है कि पोलर है कि नॉन पोलर है वो भी अफेक्ट करता है। लास्ट इसके अंदर जो फैक्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस का क्या इफेक्ट होता है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में ही प्रोसीड होती हैं, या यूं कहें कि सन लाइट में ही प्रोसीड होती हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसीड होता है, तो अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोसीड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिमिलरली H2 प्लस Cl2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है, तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट रहेगी तो रिएक्शन की रेट बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी, और अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एब्सेंस में रिएक्शन को करवाएंगे, HU भी लिख सकते हैं, UV भी लिख सकते हैं इसको, इसकी एब्सेंस में अगर रिएक्शन को करवाएंगे तो रिएक्शन की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इस तरह से जो रेडिएशंस हैं वो भी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। बाकी रिमेनिंग पार्ट के बारे में जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट आरएनएस इक्वेशन है उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।